नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयाजी के जिसमें। तो दोस्तों आज हम शुरू करते जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2024 के लिए जीके जीएस, जो कि आप लोग का बहुत सारा डिमांड भी आ रहा था कि जीके जीएस का सेक्शन से जो एमटीएस में प्रश्न आते हैं 25 प्रश्न, इसका नंबर 75 रहता है, उसको कम से कम पूरा किया जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपके एसएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आपका मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। ठीक है, 1976 के माध्यम से 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से ही संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 11 है, और ये आपका सोवियत संघ से लिया गया था। और किस समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था, अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्टोन सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51A अनुच्छेद में वर्णित है। इसके अलावा 47वां संशोधन की बात करते हैं। 47वां संशोधन जो कि 1984 में हुआ था, यह आपका भूमि सुधार से संबंधित है। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यह आपका संशोधन है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे द चैंपियन सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास लेते हैं तो ये मात्र आपको 439 रुपये मिल जाएगा, और कूपन कोड आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक दोस्तों आपको सभी एग्जामों का मॉक प्रोवाइड कराता है, जो कि हूबहू एग्जामों के जैसा ही रहता है। एग्जाम से पहले जो एग्जाम आप देते हैं, एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है। टेक्स्ट बुक के ऊपर वर्तमान समय की बात करें तो 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट है, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में है यहाँ पर अपलोडेड। अगर आप 439 पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन सभी मौकों को आप अनलॉक कर पाते हैं। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप डाउनलोड कर पाते हैं, उसका मॉक दे पाते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं सबसे एमटीएस का। मान लीजिए कि आपको इस एमटीएस का मॉक देना है तो आपको पास को परचेस करना है, इसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप को ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बगल में टेस्ट दिखता होगा, टेस्ट पे क्लिक करना है। टेस्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सर्च बार का जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चुपचाप कुछ नहीं करना है, एसएससी एमटीएस से जो कि आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप एसएससी एमटीएस यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर दोस्तों एसएससी एमटीएस आ जाएगा। यहाँ पर क्यूजेस लाइव क्लास टेस्ट प्रैक्टिस का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको टेस्ट के ऑप्शन पर जाना है। टेस्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर जाइएगा, आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एसएससी एमटीएस मिनी मॉक टेस्ट, इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर देखिए। एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट 24 न्यू भी यहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग पास को परचेस करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। आपको याद रहे कूपन कोड एपीजी यूज करना है। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2024 में बार्सिलोना ओपन किसने जीता है। तो 2024 की बात करेंगे और बार्सिलोना ओपन का, तो बार्सिलोना जो ओपन है ये दोस्तों आपका कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया है। कैस्पर रूड की बात करते हैं तो ये आपका नॉर्वे का खिलाड़ी है। ये जो कैस्पर रूड है वो हराया किसको है, तो ये हराया है आपका स्टेफानोस तितिपास को हराया है। ठीक है, ये आपका उप विजेता रहा था। इसके अलावा एक आपका स्टटगार्ट ओपन भी होता है, तो स्टटगार्ट ओपन 2024 की बात करेंगे तो ये जीता है आपका एलेना रायबाकिना ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। हालांकि बार्सिलोना ओपन 2024 किसने जीता है, कैस्पर रूड ने। और स्टटगार्ट ओपन की 2024 की बात करते हैं तो एलेना रायबाकिना ने जीता है। अगला है कि बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित अर्थशास्त्र में किस एक का विषय है। तो बेरोजगारी का अध्ययन की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका समष्टि अर्थशास्त्र में से एक का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यह आपका है जो अर्थव्यवस्था के व्यवहार, प्रदर्शन और संरचनाओं की जांच को बताता है, उसे ही हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। सूची 1 दिया गया है आपका चंपकुलम नौकादौड़, सोमनाथ मेला, सूरजकुंड मेला, बानेश्वर मेला। और सूची 2 दिया गया है राज्यों का नाम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो आपका मिलान है वो आपका सही है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले सोमनाथ मेला का। तो सोमनाथ मेला ये दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका गुजरात का है। इसके अलावा सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, तो सूरजकुंड मेला दोस्तों आपका हरियाणा में लगता है। बानेश्वर मेला की बात करते हैं तो जो आपका बानेश्वर मेला है ये दोस्तों आपका लगता है राजस्थान में। इसके अलावा चंपकुलम नौका दौड़ की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका लगता है केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन का राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3।
अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। ठीक है, तो बात करेंगे द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का। तो ये दोस्तों आपका किसका है, तो ये दोस्तों आपका श्रीनिवास रामानुजन के आपका जीवनी है, या कहें तो आत्मकथा है। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को ही हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करेंगे तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो पहली बार मनाया गया था 2012 में मनाया गया था, किसके सिफारिश पर, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सिफारिश पर। इसके अलावा तमिलनाडु जो राज्य है वो आपका तमिलनाडु जो राज्य है वो अपने राज्य में IT दिवस भी 22 दिसंबर को मनाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इनका मृत्यु की बात करते हैं तो इनका मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1920 को कुंभकोणम में इनका मृत्यु हो गया था। इसके अलावा बात करते हैं सीवी रमन का, तो सीवी रमन को 1930 में आपको पता होना चाहिए कि भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है प्रकाश के प्रकीर्णन पर खोज के लिए सीवी रमन को दिया गया था, और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये आपके पहले भारतीय थे सीवी रमन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का उदाहरण है। अंतर्जात बलों के उदाहरण की बात करते हैं तो ऑप्शन जो दिया गया है आपका पर्वतों का निर्माण, वो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्जात बल की बात करते हैं तो अंतर्जात बल वह बल है जो भू प्रपट्टी के भीतर से उत्पन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्वतों का निर्माण ये जो है आपका अंतर्जात बलों का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपका कौन सा गतिविधि शामिल है, तो इसमें आपका विवर्तनिक गतिविधि है जो कि शामिल है, जहां दो विवर्तनिक प्लेट टकराती है और भू प्रपट्टी का उत्थान और पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करेंगे अगला क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी डैश की स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसका करता है, अवसर का करता है, शिक्षा करता है, सहभागिता का करता है, या आपका धर्म का करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि धर्म का करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि मिराज में बने किन उपकरणों को भौगोलिक संकेत जिसे कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि जीआई कहा जाता है, टैग प्राप्त हुआ है। तो ये दोस्तों आपका सितार और तानपुरा को हुआ है। ठीक है, सितार और तानपुरा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका हाल ही में 30 मार्च 2024 को आपका जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है वह है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की बात करेंगे तो ये दोस्तों हर साल 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पहली बार 1970 में मनाया गया था, और इसका जो विषय है 2024 का वह है ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला है वह है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से आपका जाना जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। मार्लो मिंटो की बात करते हैं तो मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, और मिंटो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक है, तो राइट आंसर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की पहाड़ी को उनके क्षेत्रों से मिलान करना है। इधर आपका एक तरफ पहाड़ का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ आपका क्षेत्र का नाम दिया गया है। पहाड़ में जवादी पहाड़, डोडा बेटा, जैंतिया पहाड़, पटकाई पहाड़ी है, और क्षेत्र में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल और मेघालय का पठार है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जो जवादी जो पहाड़ है वो दोस्तों आपका पूर्वी घाट में ही है। पूर्वी घाट में कहाँ, तो पूर्वी घाट में तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा जो डोडा बेटा है वो दोस्तों आपका पश्चिमी घाट में है, और डोडा बेटा की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट में आपका नीलगिरी पर्वत है, और नीलगिरी पर्वत का ही सबसे ऊंची जो श्रृंखला है वो आपका डोडा बेटा है। इसके अलावा जैंतिया पहाड़ की बात करते हैं, जैंतिया पहाड़ी की, तो ये दोस्तों आपका मेघालय में स्थित है। मेघालय पठार का ये पूर्वी भाग है। यहाँ पर झूम कृषि है जो कि किया जाता है, और यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का अधिकांशता है। और बात करेंगे पटकाई पहाड़ी का, जो कि
कहाँ पर है, तो पटकाई जो पहाड़ी है वो दोस्तों आपका पूर्वांचल में है, ठीक है, पूर्वांचल में है। ये दोस्तों आपका उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण आपका जैंतिया पहाड़ी ही करता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक है जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। तो जीर्णोद्धार की बात करेंगे तो राइट आंसर रुद्रदमन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सबसे प्रसिद्ध शक शासक है, ठीक है, जिन्होंने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था और उन्होंने 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक है जो कि आपका शासन किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हुए थे, ठीक है। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी की बात करेंगे तो ये जुड़ा हुआ है आपका होर्मुज जलडमरू के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होर्मुज जलडमरू हो जाएगा, ठीक है। अरब सागर, ओमान की खाड़ी और पश्चिमी फारस खाड़ी को जोड़ता है। इसके अलावा पाक जलडमरू की बात करते हैं तो जो पाक जलडमरू है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका श्रीलंका का उत्तरी भाग है, जाफना वहां पर जिला है, जाफना जिले के तमिलनाडु को अलग करता है, ठीक है, पाक जल डमरू, ठीक है। इसके अलावा बाब अल मंदेव जल डमरू की बात करेंगे तो ये आपका अदन की खाड़ी और लाल सागर को क्या करता है, जोड़ता है। मेसिना जल डमरू की बात करेंगे तो आयोनियन सागर को उत्तर में तिरहेनियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। अगला है कि भू राजस्व की महलवारी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे। तो भू राजस्व का महलवारी व्यवस्था की बात करेंगे तो इसके जो प्रतिपादक थे वो आपका होल्ट मैकेंजी था। तो राइट आंसर आपका होल्ट मैकेंजी हो जाएगा, जिन्होंने 1822 ईस्वी में इसका शुरुआत किया था। और ये जो महलवारी व्यवस्था है ये आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू किया गया था। आज के जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी कुछ हिस्से यहाँ शामिल थे, ठीक है। ये महलवारी व्यवस्था में होता यह था कि ग्राम प्रधान को आपका ये आदेश दिया गया था कि जितने भी आपके गांव में किसान हैं वहां से उससे कर वसूलना है और आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। अगला है खप्ती जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। तो खप्ती जनजाति की बात करेंगे तो जो खप्ती जनजाति है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है। इसकी सीमा असम से, नागालैंड से, भूटान से और देश की बात करेंगे तो म्यांमार से लगता है, ठीक है। अगला है कि वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी वह कौन था। तो वह था आपका गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन की बात करेंगे तो 1266 से लेकर 1287 तक इसने दिल्ली पर राज किया था, दिल्ली का सुल्तान बना था, जिसने सिजदा यानी माथे से जमीन को छूने की क्रिया को सिजदा कहा जाता था। और पेबोस की बात करेंगे तो राजा के पेड़ों को चूमने की प्रथा को पेबोस कहा जाता था, जिसका शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने किया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक आपका तुगलक वंश का शासक था और इसने 1351 से लेकर 1388 तक इसने शासन किया था। इसके बाद इल्तुतमिश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश आपका गुलाम वंश का शासक था जो कि 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया था। इसके अलावा 1236 में इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान आपका शासिका बनती है। इब्राहिम लोदी की बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी आपका लोदी वंश का शासक था। 1517 से लेकर 1526 तक इसने शासन किया था और 1526 में आप लोग को मालूम है क्या हुआ था, मुगल वंश का स्थापना हुआ था। और मुगल वंश का स्थापना आपका दिल्ली सल्तनत के स्थान पर ही हुआ था और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी ही था जिसको बाबर ने हराया था और भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा देश आंशिक रूप से एशियाई महाद्वीप में और आंशिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। तो आंशिक रूप से बात करेंगे तो राइट आंसर आपका तुर्की हो जाएगा। तुर्की का सबसे बड़ा शहर है आपका इस्तांबुल, ठीक है, सबसे बड़ा शहर है आपका इस्तांबुल, ठीक है, जो कि आपका एशियाई महाद्वीप में भी है और आपका यूरोपीय महाद्वीप में भी स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका तुर्की होगा। अगला है कि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के द्वारा घोषित भारत के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है जिसे 2040 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया जाना है। 2040 नहीं होगा, यहाँ पर मिस टाइप होगा, यहाँ पर आपका शायद 2024 होगा, ठीक है।
तो ये आपका है क्या है, तो ये दोस्तों आपका है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारना और नमूने एकत्र करना है। ठीक है, इसके अलावा इसरो प्रमुख आप लोग को मालूम होगा एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चंद्रयान 3 था जो कि अभी हाल ही में सक्सेसफुल हुआ था, वो क्या था, तो वो दोस्तों आपका दक्षिणी ध्रुव पर मॉड्यूल को उतारने वाला भारत है, जो कि पहला देश बना था चंद्रयान 3 के द्वारा। ठीक है, चंद्रयान 4 क्या है, तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारा जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है, तो भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है। तो संघ कार्यपालिका की बात करते हैं, तो संघ कार्यपालिका की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो प्रावधान है आपका भाग 5 में है, तो इसका राइट आंसर भाग 5 होगा। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का जो आर्टिकल है वो आपका भाग 5 से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायाधीश, इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिकाओं और शक्तियों तथा भारत की केंद्र सरकार के अन्य कार्यकारी कार्यों का विवरण है जो कि देता है। इसके अतिरिक्त इसमें इन पदों की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा की शर्तें जैसी प्रक्रियाओं का विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 आपका डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4A की बात करेंगे तो ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और भाग 5 की बात करेंगे तो ये संघ से संबंधित है, और भाग से आपका राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप भाग 6 तक याद रखिएगा, इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कलकत्ता की बात करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय तो ये आपका फोर्ट विलियम में स्थित था। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्ट विलियम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फोर्ट विलियम, ये जो फोर्ट विलियम है प्लासी के युद्ध के बाद है जो कि आपका बनाया गया था। किसके बाद, प्लासी के युद्ध के बाद आपका फोर्ट विलियम का स्थापना है जो कि किया गया था, जो कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। इसके अलावा बात करेंगे ये जो फोर्ट विलियम है ये फ्रेंड्स आपका सेना का जो पूर्वी कमान है उसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है अभी वर्तमान के समय में। इसके अलावा फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात करते हैं तो ये आपका 1639 से 40 ईस्वी तक बनाया गया था। ये आपका भाला अंग्रेजी किला था। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट सेंट डेविड की बात करेंगे तो फोर्ट सेंट जो डेविड है वो आपका अंग्रेजों ने बनवाया नहीं था बल्कि 1690 में मराठों से खरीदा था। ठीक है, इसके अलावा फोर्ट सेंट जो डेविड है वो आपका 1756 में गवर्नर बन के आया था और इसी के नाम पर यह किला का नामकरण कर दिया गया था। बाकी शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, यह बात आप लोग को मालूम होगा। अगला है कि शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, तो शांति काल की बात करेंगे तो शांति काल में प्रदान किया जाने वाला जो आपका सर्वोच्च जो आपका वीरता पुरस्कार है वह है अशोक चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र की बात करेंगे तो पहली बार 1952 में इसे दिया गया था और इसे पहले प्राप्तकर्ता थे फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास। ठीक है, इसके अलावा परमवीर चक्र की बात करते हैं तो परमवीर चक्र 1947 में पहली बार दिया गया था सोमनाथ वर्मा को, और वीर चक्र की बात करेंगे तो वीर चक्र आपका 1948 में दिया गया था पहली बार ब्रिगेडियर हरबख्श सिंह को। इसके अलावा महावीर चक्र की बात करेंगे तो महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका है महावीर चक्र। ठीक है, अगला है वह है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो विशेषता है वो आपका डैश से उधार लिया गया है। ठीक है, तो आपका जो ये है संयुक्त बैठक की विशेषता दोनों सदनों का, दो सदन कहें तो राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये जो विशेषता है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है तो जो समवर्ती सूची देखते हैं समवर्ती सूची, ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 108 जिसमें संयुक्त बैठक की ये जो दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक है उसका जो विवरण है आर्टिकल 108 में, तो कह सकते हैं कि आर्टिकल 108 आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
इसके अलावा कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा से आपका संघवाद का जो अवधारणा है वो लिया गया है। संघवाद कहें तो केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्ति होगी, उसे हम लोग संघवाद कहते हैं। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र के पास होगा, ये भी अवधारणा कनाडा से लिया गया है। जो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है, ये भी अवधारणा आपका लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है, ये भी आपका कनाडा से ही लिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो आपका जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो लगता है हटाने, महाभियोग जो कि राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, ये भी लिया गया है, आपका अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आपका अमेरिका से लिया गया है। जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता देखते हैं आप यहाँ पर भारत में, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा संविधान में जो प्रस्तावना देखते हैं वो भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। याद रहे कि संविधान की प्रस्तावना तो लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे पूछेगा तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया वो भी आपका अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा फ्रांस से बात करते हैं तो फ्रांस से आपका गणतंत्र की अवधारणा, समानता और बंधुत्व के आदर्श का जो भाव है जो कि प्रस्तावना में लिखा गया है, ये भी आपका फ्रांस से लिया गया है। और याद रहे व्यापार और वाणिज्य करने की जो स्वतंत्रता है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो है वह है कि बाला देवी चंद्रशेखर के द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च की गई फिल्म का नाम क्या है। तो बाला देवी चंद्रशेखर के द्वारा यूनेस्को मुख्यालय में लॉन्च किया गया फिल्म है, उसका नाम है बृहदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मलेस, ठीक है, बृहदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मलेस, ठीक है। ये जो फिल्म है आपका तंजावुर में आपका एक बृहदेश्वर मंदिर है जो कि आपका 1000 साल पुराना है, उसी के सार एवं महत्व को है जो कि यह दर्शाता है यह फिल्म बृहदेश्वर फॉर्म टू फॉर्मलेस, जो कि बाला देवी चंद्रशेखर के द्वारा यूनेस्को के मुख्यालय में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह शुरू किया था, ठीक है। तो खेड़ा जिले में सत्याग्रह शुरू किया था, तो खेड़ा जो सत्याग्रह है यह आपका 1918 में शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1918 ही हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म है जो कि आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और इनका जो मृत्यु है 30 जनवरी 1948 को हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ठीक है। ये पुस्तक आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है, और महात्मा गांधी जी के द्वारा कुछ आंदोलन किए गए हैं, जैसा कि चंपारण सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत में पहला आंदोलन था जो कि 1917 में शुरू किया गया है। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका 1918 में शुरू किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह भी आपका 1918 में ही शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है दांडी मार्च के तुरंत बाद शुरू किया गया था, इससे दांडी मार्च भी आपका 1930 ही होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला जो है वह है कि किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है, तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध दर्शन में है कि बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि वासना और तृष्णा है जो कि मनुष्य की समस्याओं का मूल में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।